इस समय अमेरिका और चीन की चालें काठमांडू की गलियों में बुरी तरह फंस गई हैं। नेपाल ने सोचा था कि वो भारत को आंख दिखाकर बच निकलेगा, लेकिन अब खुद उसकी सांसें फूल रही हैं। साल 2026 की शुरुआत होते ही नेपाल की नई सरकार ने जो पंगा मोल लिया था, वो अब उसके गले की फांस बन चुका है। काठमांडू के सत्ता गलियारों में इस वक्त सन्नाटा है, क्योंकि भारत ने अपनी भौहें टेढ़ी कर ली हैं। नेपाल की नई सरकार को लगा था कि सीमा पर भारतीय सामानों पर 100 रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर कस्टम ड्यूटी लगाकर वो अपनी तिजोरी भर लेंगे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दिल्ली की खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छिपा है। ये सिर्फ एक टैक्स का मामला नहीं था, ये सीधे सीधे भारत के स्वाभिमान और आपसी रिश्तों को चुनौती देने वाली बात थी। आज नेपाल की जनता सड़कों पर है और बालेंद्र शाह की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो इस आग को कैसे बुझाए। नेपाल ने जब यह फैसला लिया कि भारत से आने वाले छोटे मोटे सामानों पर भी भारी भरकम सीमा शुल्क वसूला जाएगा, तो उसने एक तरह से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर लात मारी थी। लेकिन भारत ने इसका जवाब चिल्लाकर नहीं, बल्कि सिस्टम से दिया। भारत ने भी अपनी सीमाएं टाइट कर दी। अब हालात ये हैं कि नेपाल से आने वाली चाय की पत्तियों की एक एक बोरी की ऐसी सघन जांच हो रही है कि व्यापारियों के पसीने छूट रहे हैं। उधर सीमा पर नेपाली गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की सख्ती ने काठमांडू की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अब आप सोचिए, जो देश अपनी सुई से लेकर तेल तक के लिए भारत पर निर्भर हो, वो भारत को ही आंख दिखाने की जुर्रत कैसे कर सकता है? इस पूरी स्क्रिप्ट में हम परत दर परत खोलेंगे कि कैसे नेपाल की सरकार अपने ही बुने जाल में फंस गई है और क्यों अब वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के दूतों को मिलने से मना कर रही है। नेपाल की इस नई सरकार के मुखिया बालेंद्र शाह ने सोचा था कि वो राष्ट्रवादी कार्ड खेलकर अपनी कुर्सी बचा लेंगे, लेकिन जनता का भारत के प्रति प्रेम उनके इस दांव पर भारी पड़ गया। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नेपाली नागरिक, जो हर दिन रोटी बेटी के रिश्ते के नाते भारत आते जाते हैं, उन्हें 100 रुपये वाली बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं आई। भारत ने भी इस मौके पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने नेपाल और चीन दोनों के होश उड़ा दिए। भारत ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दे दी है। वही लिपुलेख और कालापानी जिस पर नेपाल की सरकार अपना फर्जी दावा ठोकती रही है, अब वहां से भारत की बसें और यात्री गुजर रहे हैं और नेपाल सिर्फ देखता रह गया है। असल में असली खेल तो यहीं से शुरू होता है, जहां अब नेपाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। भारत और नेपाल के बीच का ये विवाद कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे महीनों की वो खिचड़ी है जो काठमांडू के बंद कमरों में चीन के इशारों पर पक रही थी। बालेंद्र शाह ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने अपनी छवि एक ऐसे नेता की बनाई जो किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में झुकना और समझदारी के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। नेपाल ने जब भारतीय सामानों पर सख्ती बढ़ाई तो भारत ने भी अपने व्यापारिक नियमों की किताब खोल ली। आज नेपाल से आने वाली चाय की जो खेप पहले घंटों में क्लियर हो जाती थी, उसे अब लैब टेस्टिंग और क्वालिटी चेक के नाम पर हफ्तों लग रहे हैं। इससे नेपाल के चाय बागान मालिकों को करोड़ों का चपत लग रहा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का पहिया जाम होने लगा है और ये सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जो नेपाल ने खुद अपनी ही पीठ में छुरा घोंप कर लिया है। लिपुलेख का इलाका, ये नाम सुनते ही काठमांडू से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा इलाका आखिर इतना खास क्यों है? और नेपाल, जो सदियों से भारत का छोटा भाई रहा है, वो अचानक इस जमीन के टुकड़े के लिए भारत जैसी महाशक्ति से क्यों भिड़ गया? असल में ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई है नदी के उद्गम की और उस रणनीतिक ऊंचाई की जहां से पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सकती है। 1816 में अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। इसी संधि में तय हुआ था कि काली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा और पश्चिम का भारत का। अब पेंच यहीं फंस गया। नेपाल कहता है कि काली नदी का असली स्रोत लिम्पियाधुरा है, जबकि भारत के पास पुख्ता सबूत हैं कि ये लिपुलेख से निकलती है। इसी 335 वर्ग किलोमीटर के इलाके के लिए नेपाल ने भारत से पंगा ले रखा है। लेकिन 2026 में आकर यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। नेपाल की पिछली सरकारों ने तो सिर्फ नक्शों पर दावे किए थे, लेकिन बालेंद्र शाह ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। उन्हें लगा कि अगर वो भारत को इस मुद्दे पर घेरेंगे तो नेपाल के युवाओं में उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी।
लेकिन भाई, कूटनीति भावनाओं से नहीं, हकीकत से चलती है। लिपुलेख का इलाका रणनीतिक रूप से भारत के लिए किसी तीसरी आंख से कम नहीं है। ये वो ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। यहां बैठकर भारतीय सेना चीन के तिब्बत इलाके में होने वाली हर हलचल पर सीधी नजर रख सकती है। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत अपनी सुरक्षा से जुड़ी इतनी अहम जगह किसी ऐसे देश के दावे पर छोड़ देगा जो चीन की गोद में बैठा हो? भारत ने इस बार नेपाल के दावों का जवाब कागजों से नहीं, बल्कि कंक्रीट और कोलतार से दिया है। भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक एक ऐसी शानदार सड़क बना दी है जिसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा का पूरा नक्शा ही बदल दिया। पहले जहां हफ्तों पैदल चलना पड़ता था, अब वहां भारत की बसें शान से दौड़ रही हैं। भारत ने साफ कह दिया कि लिपुलेख भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। मजेदार बात तो देखिए, जब भारत ने वहां सड़क बनाई और यात्रा शुरू की तो नेपाल चिल्लाता रह गया, लेकिन चीन ने एक शब्द तक नहीं बोला। चीन को पता है कि भारत की यह सड़क उसके लिए भी व्यापारिक और धार्मिक रूप से फायदेमंद है। यानी जिस चीन के दम पर नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा था, उसी चीन ने जरूरत पड़ने पर नेपाल का साथ देने के बजाय अपना फायदा देखा और खामोश रहा। अब नेपाल इस त्रिकोणीय खेल में पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। काठमांडू में बैठे नीति निर्माताओं के माथे पर अब पसीना आ रहा है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत की नाराजगी कितनी महंगी पड़ सकती है। नेपाल की इस नक्शा पॉलिटिक्स और भारत विरोधी रुख का सबसे बुरा असर वहां की आम जनता और व्यापारियों पर पड़ा है। नेपाल के बाजारों में आज सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि नेपाल की नई सरकार ने जो 100 रुपए वाली कस्टम ड्यूटी लगाई और भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा किया, उसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ा। भारत से आने वाला सामान सीमा पर ही रुक गया, या उसकी जांच इतनी सख्त हो गई कि दुकानों तक पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत दोगुनी हो गई। नेपाल के बीरगंज, भैरहवा और विराटनगर जैसे व्यापारिक शहरों में व्यापारियों ने बालेंद्र शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हुजूर, आपकी राजनीति तो चमक जाएगी, लेकिन हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? नेपाल की जनता अब सड़कों पर उतरकर पूछ रही है कि आखिर किसके इशारे पर भारत जैसे सबसे भरोसेमंद दोस्त को नाराज किया गया? क्या नेपाल की सरकार इतनी जल्दी भूल गई कि जब 2015 में वहां महाविनाशकारी भूकंप आया था तो सबसे पहले कौन पहुंचा था? वो भारत के ही एयरफोर्स के विमान और राहत सामग्री से लदे ट्रक थे। जब नेपाल में रसोई गैस खत्म हो जाती है, जब वहां पेट्रोल डीजल की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मचता है, तो भारत ही अपनी पाइपलाइन और टैंकरों के जरिए नेपाल की लाइफलाइन को चालू रखता है। लेकिन बालेंद्र शाह ने शायद इतिहास को भुलाकर भूगोल बदलने की कोशिश की। भारत ने जब अपनी सीमाएं टाइट की तो नेपाल को अपनी असली हैसियत का पता चल गया। आज नेपाल के पर्यटन उद्योग की कमर टूट गई है। भारतीय पर्यटक जो नेपाल की इकोनॉमी की रीढ़ हैं, उन्होंने वहां जाना कम कर दिया है। होटल खाली पड़े हैं और गाइडों के पास काम नहीं है। जनता अब खुलेआम कह रही है कि यह राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि आत्मघाती कदम है। जनता के इसी भारी दबाव और आर्थिक तबाही का नतीजा है कि अब बालेंद्र शाह के सुर बदलने लगे हैं। उन्हें अब समझ आ गया है कि नेपाल की जनता का भारत के साथ जो रोटी बेटी का रिश्ता है, उसे काठमांडू के किसी बंद कमरे में बैठकर लिए गए फैसले से नहीं तोड़ा जा सकता। नेपाल में रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति भारत में अपने किसी रिश्तेदार या कारोबार से जुड़ा है। भारत ने इस बार नेपाल को उसकी अपनी भाषा में समझाया है, बिना एक भी गोली चलाए, सिर्फ कूटनीति और आर्थिक सख्ती के दम पर। भारत ने दिखा दिया कि वो नेपाल का भला तो चाहता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और लिपुलेख जैसे रणनीतिक ठिकानों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब नेपाल के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो भारत के साथ बैठकर अपनी पुरानी गलतियां सुधारे और सीमा शुल्क जैसे विवादित फैसलों को वापस ले, या फिर अपनी जिद पर अड़ा रहकर अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर ले। भारत ने लिपुलेख पर अपना कंट्रोल पक्का करके ये संदेश दे दिया है कि अब ये नया भारत है जो अपनी जमीन की रक्षा करना भी जानता है और अपने पड़ोसियों को सही रास्ते पर लाना भी। इसी बीच एक और बड़ा ड्रामा हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका, जो हमेशा से दक्षिण एशिया में अपना पैर पसारने की फिराक में रहता है, उसने सोचा कि नेपाल और भारत के बीच की इस खटास का फायदा उठाया जाए। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अपने खास दूत सर्गियो गोर को नेपाल भेजा। मकसद साफ था, नेपाल को अपनी गोद में बिठाकर भारत और चीन दोनों पर नजर रखना। लेकिन यहाँ बालेंद्र शाह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सर्गियो गौर से मिलने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं,
इससे पहले आए अमेरिकी सहायक विदेश सचिव समीर पॉल कपूर को भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। आखिर क्यों नेपाल अब अमेरिका को भाव नहीं दे रहा? इसका जवाब बहुत सीधा और कड़वा है। नेपाल को पता चल गया है कि अगर उसने इस मोड़ पर अमेरिका के साथ कोई पींगें बढ़ाई तो भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। भारत पहले ही सीमा शुल्क और लिपुलेख के मुद्दे पर अपनी सख्त नाराजगी जता चुका है। अगर नेपाल अमेरिकी खेमे में जाता दिखता तो भारत शायद नेपाल की लाइफलाइन ही काट देता। बालेंद्र शाह को यह समझ आ गया है कि अमेरिका 7 समंदर पार बैठा है, लेकिन भारत उसका पड़ोसी है जिससे हर छोटी बड़ी जरूरत जुड़ी है। इसलिए उन्होंने व्यस्तता का बहाना बनाकर अमेरिकी अधिकारियों को दरकिनार कर दिया। ये नेपाल की मजबूरी भी है और एक तरह से भारत की धमक का असर भी। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती जैसा है। सर्गियो गोर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं और उनके पास दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष अधिकार हैं। उनका काठमांडू आना कोई मामूली बात नहीं थी। अमेरिका चाहता था कि नेपाल के साथ कुछ ऐसे समझौते किए जाएं जिससे उसकी मौजूदगी हिमालय की पहाड़ियों पर पक्की हो जाए, लेकिन नेपाल की सरकार ने दरवाजे बंद कर लिए। समीर पॉल कपूर ने भी अपनी यात्रा के दौरान बहुत कोशिश की कि पीएम बालेंद्र से उनकी 1-to-1 बात हो जाए, लेकिन बालेंद्र शाह ने उन्हें घास तक नहीं डाली। ये दिखाता है कि नेपाल अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। वो अब और ज्यादा भारत को भड़काना नहीं चाहता। भारत की सख्ती ने नेपाल के भीतर की राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। नेपाल में अब ये चर्चा आम है कि बालेंद्र शाह की सरकार को अपनी नीतियां बदलनी होंगी, वरना उनका हाल भी पिछले कुछ प्रधानमंत्रियों जैसा ही होगा। भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में नेपाली वाहनों के लिए जो नियम कड़े किए हैं, उससे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में हाहाकार मचा है। वहां के लोगों का कहना है कि सरकार के एक गलत फैसले की सजा गरीब जनता क्यों भुगते। भारत ने साफ मैसेज दे दिया है कि दोस्ती बराबरी की शर्तों पर होगी, दादागिरी की शर्तों पर नहीं। अगर नेपाल को भारतीय बाजार और भारतीय सुविधाओं का इस्तेमाल करना है तो उसे भारत की संवेदनशीलता का सम्मान करना ही होगा। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये सीमा शुल्क वाला लफड़ा क्या है। दरअसल नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू किया था कि भारत से आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपए से ज्यादा का सामान लाता है तो उसे टैक्स देना होगा। अब आप सोचिए, सीमा पर रहने वाले लोग तो रोजमर्रा की सब्जियां, आटा, दाल तक भारत से लाते हैं। 100 रुपए तो कुछ भी नहीं होते। इस नियम ने छोटे दुकानदारों और आम जनता का जीना मुहाल कर दिया। भारत ने इसे एक अनफ्रेंडली मूव माना। इसके जवाब में भारत ने अपनी तरफ से क्वालिटी चेक और सिक्योरिटी के नाम पर जो सख्ती दिखाई, उसने नेपाल के पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की चूलें हिला दी। इसी तनाव के बीच लिपुलेख के रास्ते कैलाश यात्रा का खुलना नेपाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी जमीन पर अपनी मर्जी से काम करेगा और उसे किसी के एनओसी की जरूरत नहीं है। इस कदम ने नेपाल के उन कट्टरपंथियों के मुंह पर ताला लगा दिया जो चीन के दम पर भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे। अब नेपाल के अधिकारी दबी जुबान में कह रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ बैठकर इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए। वो समझ चुके हैं कि चीन सिर्फ वादे करता है, लेकिन जरूरत के वक्त सिर्फ भारत ही काम आता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था की धड़कनें भारत के साथ जुड़ी हैं और इस सच्चाई से मुंह मोड़ना बालेंद्र शाह को बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिका की एंट्री और फिर नेपाल का इनकार, ये सब एक बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज का हिस्सा है। साल 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में नेपाल जैसा पड़ोसी भारत के खिलाफ जाकर अपनी बर्बादी को दावत नहीं दे सकता। अमेरिका चाहता था कि नेपाल को मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उलझाया जाए, लेकिन नेपाल ने इस बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। बालेंद्र शाह जानते हैं कि अगर वो सर्गियो घोर या समीर पॉल कपूर से मिलते तो दिल्ली में बैठे रणनीतिकार इसे एक चुनौती की तरह लेते। और फिलहाल नेपाल की हालत ऐसी नहीं है कि वो भारत की एक भी और सख्ती झेल सके। नेपाल के भीतर अब बालेंद्र शाह की सांख गिर रही है। लोग कह रहे हैं कि जो नेता खुद को बहुत बड़ा देशभक्त बता रहा था, उसने नेपाल को दुनिया के सामने तमाशा बना दिया है। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर नेपाल को मिला क्या? सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी। उधर भारत ने साफ कर दिया है कि वो नेपाल के साथ अपने संबंधों को सुधारना तो चाहता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। लिपुलेख पर भारत का रुख अटल है और रहेगा। ये 2026 का भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और अपने पड़ोसियों को सही रास्ते पर लाना भी। नेपाल की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सबक यह है कि भूगोल को बदला नहीं जा सकता।
नेपाल और भारत की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी है। बालेंद्र शाह की सरकार ने जो शुरुआत में अकड़ दिखाई थी, वो अब ढीली पड़ चुकी है। अमेरिकी दूतों को वापस भेजना इसी बात का संकेत है कि नेपाल अब भारत की शरण में आने को बेताब है। उसे पता है कि काठमांडू का रास्ता दिल्ली से होकर ही जाता है, वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या नेपाल अपनी सीमा शुल्क वाली जिद छोड़ता है और क्या भारत के साथ उसके रिश्ते फिर से पहले जैसे सामान्य हो पाएंगे। क्या बालेंद्र शाह अपनी गलती सुधारने के लिए भारत का दौरा करेंगे? क्या भारत लिपुलेख के मुद्दे पर नेपाल की आपत्तियों को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए नेपाल में कोई नया राजनीतिक खेल शुरू करेगा? ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड डिप्लोमेसी ने नेपाल को यह समझा दिया है कि शेर को सोते समय छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। नेपाल अब संभल कर कदम रख रहा है, लेकिन क्या यह बहुत देर से लिया गया फैसला है? नेपाल की जनता अब सड़कों पर उतरकर भारत के पक्ष में नारे लगा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं है। वहां के बुद्धिजीवी भी अब सरकार को कोस रहे हैं कि क्यों खामखां भारत के साथ विवाद खड़ा किया गया। बालेंद्र शाह के लिए अब आगे की राह बहुत कठिन है। उन्हें एक तरफ अपनी राष्ट्रवादी छवि बचानी है और दूसरी तरफ भारत के साथ बिगड़ते जा रहे आर्थिक संबंधों को भी पटरी पर लाना है। लेकिन इस बार भारत का मूड थोड़ा अलग है। भारत अब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से बात कर रहा है। नेपाल के भीतर अब बालेंद्र शाह की साख तेजी से गिर रही है। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यही वो नया नेपाल है जहां आम आदमी को 1 किलो चीनी के लिए भी बॉर्डर पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं? भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर नेपाल को आखिर मिला क्या? सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ जाना। उधर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नेपाल के साथ रिश्तों को सुधारना चाहता है, लेकिन अब शर्तें भारत की होंगी। भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। नेपाल की इस पूरी दास्तां में सबसे बड़ा सबक यह है कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। भारत और नेपाल की नियति एक दूसरे के साथ बंधी हुई है। बालेंद्र शाह ने जो शुरुआत में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाया था, वो अब पूरी तरह टूट चुका है। अमेरिकी दूतों को वापस भेजना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नेपाल अब भारत की शरण में आने के लिए छटपटा रहा है। उसे पता है कि काठमांडू की किस्मत का फैसला दिल्ली के साउथ ब्लॉक में ही होता है। क्या बालेंद्र शाह अब अपनी गलती सुधारने के लिए जल्द ही भारत का दौरा करेंगे? क्या वो उन विवादित फैसलों को वापस लेंगे जिन्होंने रिश्तों में खटास पैदा की है? सवाल कई हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ एक है। एक तरफ वो अपनी खोई हुई साख वापस पाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ भारत की पैनी नजरें उस पर बनी हुई हैं। भारत की सॉफ्ट पावर और अब उसकी हार्ड डिप्लोमेसी ने नेपाल को यह समझा दिया है कि भारत के साथ पंगा लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। आज नेपाल की जनता भारत के पक्ष में खड़ी है क्योंकि वो जानती है कि असली दोस्त कौन है। ये सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि क्या अमेरिका इस बेइज्जती को आसानी से भुला देगा या वो नेपाल में किसी नई अस्थिरता को जन्म देगा। नेपाल की ये जिद और फिर उसके बाद का ये सरेंडर, ये सब कुछ 2026 के बदलते हुए भारत की एक छोटी सी झलक है। भारत अब अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। क्या नेपाल पूरी तरह से भारत की लाइन पर लौट आएगा या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? आने वाले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारत के सख्त तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं और लिपुलेख पर भारत का कब्जा और वहां से चलती बसें नेपाल के लिए एक निरंतर याद दिलाती रहेंगी कि उसकी असली हैसियत क्या है। अब वक्त आ गया है कि नेपाल की सरकार अपने अहंकार को त्याग कर हकीकत का सामना करे। अमेरिका और चीन के बीच फुटबॉल बनने के बजाय उसे भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को फिर से जिंदा करना होगा। भारत ने अपना दरवाजा हमेशा खुला रखा है, लेकिन अब वहां से गुजरने के लिए नेपाल को अपनी नीयत साफ रखनी होगी। क्या नेपाल का ये हृदय परिवर्तन स्थायी है या ये सिर्फ भारत के दबाव का तात्कालिक असर है? ये तो वक्त ही बताएगा। नेपाल ने जो आग लगाई थी उसकी तपिश अब उसे खुद महसूस हो रही है। अमेरिका को ठुकराना शायद उस आग को बुझाने की पहली कोशिश है, लेकिन क्या भारत इतनी आसानी से मान जाएगा? क्या सीमा पर जो सख्ती शुरू हुई है वो कम होगी? ये सब निर्भर करेगा नेपाल के अगले कदम पर। भारत की नजरें काठमांडू की हर हरकत पर हैं। नेपाल की इस जिद और फिर घुटने टेकने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अभी तो कई ऐसे राज खुलने बाकी हैं जो बताएंगे कि पर्दे के पीछे चीन ने नेपाल को क्या सपने दिखाए थे और कैसे भारत ने एक ही चाल में उन सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। लिपुलेख से कैलाश की यात्रा तो बस एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। क्या नेपाल पूरी तरह से भारत की लाइन पर आएगा या फिर वो अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पका रहा है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ नेपाल का मामला नहीं है, ये भारत के दबदबे का सवाल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या नेपाल को भारत की शर्तों पर ही चलना चाहिए या फिर बालेंद्र शाह का अमेरिका को मना करना एक सही कदम था? क्या आपको लगता है कि भारत को नेपाल के प्रति और सख्त होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही इस मुद्दे की गहराई को समझने में मदद करेगी।